सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर मैं बहुत खुश हूँ आपको देखकर, आपके लिबास को देखकर। आपने पाकिस्तानी फ्लैग री इन्वेंट करने की कोशिश की है, आपने सफ़ेद हिस्सा बढ़ा दिया है, ग्रीन हिस्सा कम कर दिया है, और साथ आपने वकीलों को भी खराज तहसीन पेश कर दिया है, क्योंकि बहरहाल बनाया तो वकील नहीं था मुल्क। सर मैं आज आप कह रहे हैं हाइब्रिड लिबास में आया हूँ। क्या कहने सर? बिल्कुल ठीक है सर। हालांकि ये तीनों जो चीज़ें हैं, ये सोचते हुए मैंने जब तैयारी की सारी, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, लेकिन चूंकि आपने निशानदेही की है आप, तो मैं क्रेडिट ले लेता हूँ सारी चीज़ का। सर ये तो काम है ना। सर देखें, जो आर्टिस्ट होता है ना, वो जब आर्ट पीस क्रिएट कर रहा होता है तो ये सारा कुछ उसके जहन में नहीं होता। ये बाद में क्रिटिक्स बताते हैं, एकेडमिक्स बताते हैं कि ये उसने क्या किया है। आप दोनों हैं सर, वाह बेहतरीन। अच्छा सर, आगे चलते हैं। बिल्कुल सर, शुरुआत करनी पड़ेगी क्रिकेट से। लोगों को ये कभी बार होता भी ऑडियंस को हमारी कि ये कि उनको लगता है कि हम शो शुरू ही क्रिकेट से करते हैं। हम सिर्फ तब क्रिकेट के बारे में बात करते हैं जब हमारा दिल करता है। तो आज चूंकि हम दोनों का दिल कर रहा था तो बात कर लेते हैं। आज़म खान पे तनकीद हो रही है, हम इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। इंग्लैंड की सीरीज़ ख़त्म हो गई है, जो कि वाइट वॉश भी था लेकिन रेन वॉश भी था, तो दोनों ही चीज़ें हुई हैं उसके अंदर, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड कप बस शुरू है सर, और उसके बारे में बात करते हैं कि आगे जाके क्या होना सारा कुछ। तो क्रिकेट को ज़रा हम डिटेल में कर लेते हैं। शुरुआत में करना चाहूँगा लेकिन कि जो इंग्लैंड में हुआ, 2 मैच वाइट वॉश हो, 2 मैच जो थे वो रेन आउट हो गए, अबैंडन हो गए, और 2 मैच जो थे वो हम हारे। पहला ज़रा डिफरेंट नौयत का मैच था, उसमें चीज़ें जो हमने देखी, जिन पे तनकीद की, वो इतनी ज़्यादा नहीं की, क्योंकि हमें लगा कि बॉयज़ जो थे वो इंटेंट के साथ आए थे और सही खेलते थे। दूसरे में तनकीद करने वाली काफ़ी चीज़ें थी। एक तो अगेन आपका बैटिंग तो कोलैप्स ही कर गई। बाबर और रिजवान ने शुरुआत बहुत अच्छी की, कोशिश की उन्होंने ज़रा मोमेंटम रखें, उसके बाद लेकिन ज़ाहिर है T20 फॉर्मेट है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, तो वो होता रहा। लेकिन फिर वो एक लाइन लग गई। आज़म खान जो थे वो भी एक अजीब व गरीब तरीके से आउट हुए और हमने कुछ ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए। 154 आई थिंक स्कोर था टोटल। बॉलिंग जब शुरू की तो इतना बड़ा टोटल नहीं था, शुरू अटैक करना था। शाहीन वो जो के आमिर ने बहुत मार खाई। हारिस आया, हारिस ने थोड़ी बचाई, शादाब ने अच्छी बॉलिंग की, बैटिंग कोई नहीं कर पाया, वो बॉलिंग में फंसा के रखा। लेकिन सर पीछे स्कोर ही कोई नहीं था, थोड़ा बहुत ये मेरे को 20, 30, 35 रन ज़्यादा होते तो ये काफ़ी डिफरेंट मैच हो सकता था। इमाद इंजर्ड था, प्रैक्टिस सेशन के बाद खबर मिली थी कि उसकी रिब केज में कोई मसला है, उसकी भी हम अपडेट चाहेंगे कि वो वर्ल्ड कप के अंदर उसका अब क्या फ्यूचर है। ये इंजरी बड़ा एक मसला क्रिएट कर जाती है। और साथ साथ ये इंग्लैंड वाली चीज़ जो है, इसने एक इसके अंदर से मैं अगर सिल्वर लाइनिंग मुस्बत इसका पहलू निकालूं तो वो ये है कि हमें थोड़ा एक असेसमेंट करने का मौका मिला है कि ये इस टीम की जेलिंग कैसी है। और उसमें एक इल्ज़ाम जो ठहराया जा रहा है, जिसको वो आज़म खान को ठहराया जा रहा है, तो उसके ऊपर हम आते हैं। पहले आप इंग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मैं कसूरवार नहीं ठहराऊँगा किसी को भी, और मैं तो बहुत फॉरगिविंग हूँ इस सीरीज़ को लेकर। और उसकी वजह यह है कि इसी शो पे हमने ये बात की थी और एक से ज़्यादा दफ़ा की थी कि जब पाकिस्तान अपना प्लेइंग स्टाइल चेंज करेगा तो फिर आप अभी कुछ अरसे तक भूल जाएं कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मैचेस जीत सकता है। पाकिस्तान नहीं जीत सकता। पाकिस्तान अभी हारेगा, और ये सिर्फ इस सीरीज़ के हद तक नहीं था, ये इस वर्ल्ड कप के हद तक नहीं था। मैंने तो ये कहा था इसी शो पर कि 2 से 5 साल हमारे बहुत बुरे गुजरेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद इस चीज़ की है कि ये ऐसा ही इंटेंट दिखाते रहें, 2, 4, 5 सालों की फ़िक्र ना करें। अगर यहाँ पर किसी अरस्तू ने फिर ये फ़ैसला किया कि जी हम जो है ना अपना स्टाइल नहीं चेंज करते, लेट्स गेट बैक टू बेसिक्स, लेट्स गेट बैक टू आवर स्ट्रेंथ, तो होगा ये कि हमारा जो रिज़ल्ट्स हैं वो थोड़े से तब्दील हो जाएंगे, हम कुछ ज़्यादा मैच जीत जाएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में आपकी क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी। सो अब जो है वो हाई स्कोरिंग मैचेस की गेम है, आगे मुस्तकबिल में और ज़्यादा बढ़ जाएगी, बड़े बड़े टोटल्स हुआ करेंगे, लोग आके बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया करेंगे, मारा करेंगे। अगर हमने वही कोशिश की कि जी बस इस इंटेंट के साथ आओ कि हमने 150-60 करना है, और एंड में अगर बैटिंग चल गई तो वो 20 और ऊपर डल जाएगा, और 180 को फिर हमारे बॉलर्स किसी तरह डिफेंड कर लेंगे, ये है हमारी स्ट्रेंथ, ये हमेशा से रही है।
अगर हम इसको लेकर चलेंगे तो अभी जिस तरह से आपने देखना शुरू कर दिया है, हम इस पर तब भी तनकीद करते थे जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा था। हमने कहा था आप इस पर खुश ना हो, ये आपको जो प्लेइंग स्टाइल है ये फ्यूचर में आपको बहुत भारी पड़ जाएगा, और अब पड़ गया है। आप देखें कि कोई वजह है ना कि हमारा मजाक तब उड़ाया जाता था, और अब बाबर को भी कहना पड़ रहा है कि जी इंटेंट से जाएंगे, अब पीसीबी चीफ को भी कहना पड़ रहा है जी इंटेंट से खेलेंगे, अब इमाद को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। सो राइटिंग ऑन द वॉल है, फ्यूचर ऑफ क्रिकेट इज समथिंग एल्स। इंग्लैंड बेसबॉल कर रहा है टेस्ट के अंदर, अब आप हारने से मत घबराएं, 2-4 साल मुश्किल गुजरेंगे, लेकिन अपना प्लेइंग स्टाइल तब्दील करें। सर एक तो प्लेइंग स्टाइल तब्दील करें जो कि ज़ाहिर है हमें नज़र आना शुरू हो गया है, और ज़ाहिर है एक टीम स्पोर्ट में ना आप किसी एक बंदे को कसूरवार ठहरा नहीं सकते। क्रिकेट में तो खास तौर पे भी नहीं, यूजुअली 2-4-5 बड़ी बुरी परफॉर्मेंसेज होती है, एंड में कैप्टन भी होता है, तो आप इस तरह नहीं कर सकते कि जी सबकी एक किसी बंदे की गलती है। लेकिन ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, लोगों ने वेंट करना है, इजी टारगेट जो भी होता है मैच का उसके ऊपर तनकीद होती है, ये हमेशा से एक निज़ाम है हमारा। आज़म खान ने क्योंकि कीपिंग भी कर रहा है और बैटिंग भी कर रहा है, तो आज़म खान ने एक तो सबसे बड़ी तनकीद ये कि एक कैच छोड़ा, बहुत ही सादा कैच, मतलब कोई उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी उसके ऊपर। और जाहिर है जब आज़म खान की बात हो जाए तो फिर उसकी फ़िटनेस के ऊपर बात आ जाती है। फिर उसने जिस तरह वो आउट हुआ अपने ग्लव से या कहीं से एक बॉल आई थी उसके ऊपर लग के बस कीपर के पास चली गई, ऊंची गई, उसने पकड़ ली और अंपायर ने आउट दे दी, उस तरह आउट भी हो गया वो। सो अब सवाल जो उठना शुरू हो गया ना, मुझे उन सवालात से मसला है कि लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि लफ्ज़ आपको पता है हमारा यूज़ होता है स्पोर्ट्स के अंदर और बाकी चीज़ों में पर्ची, कि ये किसकी पर्ची है, ये है वो। अब ये बड़ा ही वाहियात किस्म का सवाल है। देखिए आपको किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना है ना, तो आप ज़रा होलिस्टिकली देखें करियर के, आप ज़रा लीग में देखें परफॉर्मेंस आज़म खान की, आप जो PSL में देखें उसकी परफॉर्मेंस, आप नेशनल टीम के अंदर भी उसकी परफॉर्मेंस देखें। आया वो लीग मैचेस काफ़ी ज़्यादा खेला है नेशनल टीम के अंदर, उसका मतलब अब वो एक प्रोमिनेंस के साथ आ रहा है। उस सारे को होलिस्टिकली देखेंगे तो फिर आप ये कह सकते हैं कि यार कुछ भी नहीं और बार बार खिलाया जा रहा है। लेकिन लीग फॉर्मेट में तो ये होता ही नहीं, क्योंकि लीग फॉर्मेट के अंदर तो बाकायदा जो मालिक होता है वो एक प्राइवेट कंपनी की तरह चलता है, वो नेशनल टीम की तरह नहीं होता, जहाँ पे शायद हाँ हमें सुनने को मिला यार कि कोई बड़े बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग, उन्होंने कहा हमारे बच्चे को थोड़ी देर के लिए खिला लो शौक पूरा हो जाएगा, ये चीज़ें हुई होंगी। आज़म खान के केस में मसला सिर्फ ये क्योंकि उसकी फैमिली ही क्रिकेटिंग फैमिली है, उसके वालिद साहब जो हैं मोइन खान साहब एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे, 92 की स्क्वाड का हिस्सा थे, उसके बाद भी बहुत सीरीज़ में, मतलब वो ऐसा बंदा है जिसने कुछ भी नहीं था तो बैटिंग के दौर में जंगे लड़के हमें मैच जिताया हुआ है, तो मोइन खान बहुत बड़ा प्लेयर है, तो ये चीज़ भी मुंसलिक होती है उसके साथ। अब मसला ये है कि ये सोशल मीडिया की हद तक तो ठीक है, बट आई थिंक इस कॉन्वर्सेशन से हमें थोड़ा अबव हो जाना चाहिए। अब हमें चाहिए कि हम बात इस तरह करें कि यार आप अब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपने अगर इस तरह का कमेंट करना है, ट्वीट करनी है, पोस्ट लगाना है, तो आप पढ़ लें पहले उसकी बाकी क्या परफॉर्मेंस है, फिर हाँ कहेंगे तो हम भी फिर साथ कहेंगे, हम भी ये सवाल कर लेंगे, लेकिन ये सवाल बिल्कुल नहीं बनता। देखिए ये जो पर्ची वाली बात है ना, ये पर्ची पाकिस्तान में ज़रूर होता होगा, और मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है ना, ये ऐसे ममालिक हैं कि आबादी इतनी ज़्यादा है कि वो जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं बेसिक लेवल पे प्लेयर्स, मैं ये मान ही नहीं सकता कि इतना अच्छा निज़ाम हो कि उनसे बेहतर कोई था ही नहीं, उस लेवल पे चलती होगी पर्ची यकीनन। लेकिन जब बात आती है ना नेशनल साइड की, तो उसमें जो है वो मतलब थोड़ी बहुत तो ठीक है कि यार इससे बेहतर 4 और प्लेयर्स थे, उन 4 को नज़रअंदाज किया गया होगा, लेकिन वो जो है ना कि एक बंदा कोई कहीं पे फॉल ही नहीं था करता और वो टीम में आ गया, ऐसा मुमकिन नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में ये असल मसला ये है कि जो बात होती है ना कि जो टैलेंट बड़ा है, कहाँ है वो टैलेंट? देखें ये जो बहुत बड़ी तनकीद ये है कि जी आप जो स्क्वाड बनाते हैं वर्ल्ड कप का, वो आप IPL की बुनियाद पे बना लेते हैं, वो आप पाकिस्तानी डोमेस्टिक सर्किट की बुनियाद पे नहीं बनाते। जी सवाल ये है कि अगर तो वर्ल्ड कप हो रहा होता वनडे इंटरनेशनल का, अगर कोई वर्ल्ड सीरीज़ हो रही होती टेस्ट की, और फिर PSL की बुनियाद पर अगर टीम बनती तो आप तनकीद करते हैं। अब वर्ल्ड कप ही T20 का है, तो PSL की बुनियाद पे ही बननी है ना, और किस बुनियाद पे बननी है? देखें ये जो आपकी PSL टीम्स होती हैं, इनके साथ जो डाटा एनालिस्ट होते हैं, इनके साथ जो सिलेक्टर होते हैं, इनके साथ जो कोचिंग स्टाफ होता है, आपके ख्याल में इनके स्काउट्स नहीं होते हमारे डोमेस्टिक सर्किट में? ये लोग, आपको पता है हर टीम को एक डेब्यूटेंट क्रिकेटर को सिलेक्ट करना होता है, मतलब डेब्यूटेंट तो नहीं, इमर्जिंग प्लेयर को सिलेक्ट करना होता है, ये उनकी मजबूरी है, उनका
कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, ठीक है, आपने उसको खिलाना भी है, आपने पाकिस्तानी प्लेयर्स इनकॉर्पोरेट करने हैं, इंटरनेशनल प्लेयर तो एक टीम में 4 से ज़्यादा खेल ही नहीं सकते। सो बुनियादी बात यह है कि अगर कोई डोमेस्टिक सर्किट में इतना ही शानदार प्लेयर हो जो कि अभी उसका इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेला हुआ और PSL में भी सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ, तो PSL टीम्स को तो ये लालच है कि यार ये लड़का तो हम बहुत सस्ता उठा सकते हैं, वो क्यों नहीं उठाएंगे, ठीक है। अगर वो नहीं उठा रहे तो इसका मतलब है कि नीचे उनको कोई बहुत ज़्यादा टैलेंट नज़र नहीं आ रहा। अच्छा चलिए, आप डोमेस्टिक सर्किट को छोड़ दें, अब आप PSL पे आ जाएं। PSL में 5-6 टीमें थी, आपको कितने नजर हैं? सबसे पहली बात, वर्ल्ड कप में आप जा रहे हैं, आपने 2 विकेट कीपर तो लेके जाने हैं, ठीक है। एक आपका विकेट कीपर है रिजवान, दूसरा अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? एक आपके पास हारिस की ऑप्शन है, एक आपके पास आजम की ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, ये मैच हुआ है परसों से एक दिन पहले आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप का T20 का स्क्वाड पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया था। जब वो स्क्वाड अनाउंस हुआ है तो मैंने उस वक्त तभी कहा था कि जी एक नाम ऐसा है जिसके ऊपर बहस है, ठीक है, और वो भी PCB का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा क्लियर है कि यार वी नो हारिस इज़ वेरी गुड, लेकिन 6 महीने से फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हमने हारिस को नहीं डाला। बाकी तो और किसी प्लेयर पे मुझे ये बताएं कि बहस भी थी। 2 विकेट कीपर तो आपने लेके जाने हैं ना, वर्ल्ड कप में जा रहे हो, एक अगर इंजर हो जाता है खुदा ना खास्ता तो क्या करोगे? 2 विकेट कीपर तो लेके जाने हैं। ऑप्शन आपके पास थी हारिस या आजम, तीसरी कोई ऑप्शन नहीं थी। मुझे बता देना कि जी एक वो फलाना बड़ा अच्छा था। सो आपके पास कोई बहुत बड़ा पूल नहीं है, मतलब अनलाइक इंडिया जहाँ पे इस वक्त बहस ये हो रही है और बड़ी लेजिट बहस हो रही है कि जी शर्मा की और कोहली की भी टीम में जगह नहीं बनती। यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे कोई बहस हो रही है कि बाबर की जगह नहीं बनती या इमाद की जगह। जो टीम सिलेक्ट हो गई है, मुझे आप ऑन पेपर उससे बेहतर टीम सिलेक्ट करके दिखा दें, -1 और 2 सर। और आप देखें कि जो आप बात कर रहे हैं ना, इसको अगर कोई मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं लेता क्रिकेट में और समझना चाहते हैं कि असल में एक टीम बनती कैसे है और उसका दकियानूसी टाइप तरीका क्या है और मॉडर्न तरीका क्या है, तो एक हॉलीवुड की फिल्म है मनी बॉल के नाम से, क्या जो बेसबॉल की ब्रैड पिट, उसमें बेसिकली वो सारी फिल्म एक बहस है कि जी स्काउट्स पुराने होंगे, उसमें बड़ा अच्छा सीन है जिसमें वो बैठे हुए नई टीम बना रहे हैं अपने अगले साल की, और उसके अंदर वो कह रहा है यार कि वो लड़का जो है ना उसमें स्टार पावर बड़ी है, ऑडियंस इंजॉय करती है, टिकट सेलर है, एक को रिजेक्ट कर रहे हैं यार, उसका स्टाइल बड़ा ऑकवर्ड है, वो ना जब बॉल फेंकता है पिच करता है तो वो बड़ा आंखों को अच्छा नहीं लगता। तो वहाँ पे वो गुस्सा हो जाता है, टीम का जो मैनेजर होता है, मेन मतलब जिसे फाइनल फाइल्स कहते हैं, कि ये बात क्या हो रही है। फिर वो अपना एक डेटा एनालिस्ट उस फिल्म के अंदर जोना हिल जो प्ले करता है, वो उसको बिठाता है कि यार ज़रा समझाओ इनको कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो कह रहा है यार कि हम प्लेयर नहीं खरीद रहे, हम खरीद रहे हैं रन्स, हम खरीद रहे हैं बेसें, हम खरीद रहे हैं कितने आउट्स। ये 3 चीज़ें अगर हम खरीदने का फॉर्मूला अच्छा सा बना लेंगे तो हम ले रहे हैं। उस साल जो ओकलैंड एज जो ये टीम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी विनिंग स्ट्रीक थी अनपैरेलल्ड, मतलब आई थिंक 1908 या 1910s या 1920s में पिछली टीम ने वो विनिंग स्ट्रीक की थी जो इन्होंने कर दी इसके अंदर इस फार्मूले के तहत। फिर जाहिर है सर मसला ये कि वो जो बाकी जिन्होंने रेडियो और टीवी और बाकी पे इससे कोई कमेंट्री करनी है उसके ऊपर, वो कहते हैं ये क्या बेसबॉल चेंज हो रही है। वो सेम इक्वेशन होने लगी है क्रिकेट के अंदर कि डेटा इज़ गोइंग टू ड्राइव सिलेक्शन। हम अभी तक उसी चीज़ में कि जी हम बहुत सारी चीज़ पे करते हैं कि यार देखो लेकिन उसके पीछे स्टार पावर तो है, वो एंडोर्समेंट कितनी लाएगा, वो ये कितना करेगा, ये फैक्टर्स ही नहीं होने चाहिए किसी सिलेक्शन। जैसे आप अभी कह रहे हैं कि अगर तो इंडिया में कोहली और शर्मा के ऊपर बहस हो भी रही है, फ़र्ज़ करें वो कहते हैं दोनों को खिलाना ज़रूरी है, सीनियरिटी होनी चाहिए टीम में, फ़र्ज़ करें वो ठीक है, लेकिन ये बहस भी हो रही है, कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है। फिर दूसरी चीज़ देखें, ये जो इम्पैक्ट प्लेयर्स वाला कॉन्सेप्ट है ना सारा, अगेन आपने कहा है कि जी वो बड़ा अच्छा खेले बाबर और रिजवान, लेकिन बाबर और रिजवान अगर वैसे भी खेलते रहते जैसा वो खेल रहे थे तो टोटल क्या होता। हाँ। ठीक है, अगर वो जो एक है ना थ्रेश होल्ड आपने 200 वाला तोड़ना है, आपने 240 T20 पे करना है, तो फिर उसमें यू वांट प्लेयर्स लाइक आजम खान टू क्लिक। अच्छा, ही डिडंट क्लिक इन दैट मैच, ही डिडंट क्लिक इन द प्रीवियस मैच आइदर, लेकिन वो इम्पैक्ट प्लेयर है, जिस दिन वो चल जाएगा वो कर भी जाएगा। मतलब आपके जो एंकर्स हैं वो जिस दिन चल भी जाएंगे तो वो ये नहीं कर सकते। सो आपको जो है ना, जो टीम आप बनाते हो उस पर आपने एक बैलेंस रखना है कि उसमें एंकर्स भी होंगे, उसमें इम्पैक्ट प्लेयर्स भी होंगे, और वो मतलब देखिए ना, मेरा तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब तक आपकी पहली 3 विकेटें गिरती नहीं तब तक तो आपका टारगेट 225 से कम होना ही नहीं चाहिए। रिकैलिब्रेट जो आपने करना है ना, वो तो तीसरी विकेट के बाद करना है। सर बिल्कुल। और अब हम वर्ल्ड कप
के अमल में दाखिल हो चुके हैं, वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, पहले मैचेस जो हैं वो होने को हैं। हमारे यूएसए से पहला मैच है, ज़ाहिर है और हम देखेंगे, वो हमें ज़रा एनालिसिस भी हो जाएगा कि अमेरिका के अंदर खेलने की कंडीशंस क्या हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा मज़ेदार वर्ल्ड कप होगा और हम यहाँ पे ऑब्वियसली आपके लिए हैं और डिस्कस करते रहेंगे। यहाँ पे हमने जाना एक ब्रेक के ऊपर, प्लीज़ स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले क्रिकेट की बात हो रही थी, लेकिन ज़रा आगे चलते हैं। और सर 2024 जो है ना, वो इलेक्शन ईयर सिर्फ हमारा नहीं, हमारे तो हो गए, 2024 जो है वो इंडिया के भी इलेक्शंस और यूएस के भी इलेक्शंस हैं। सो पॉइंट भी है कि एक तीन इतने बड़े मुल्क, इंडिया, हम, यूएसए, इन सब में एक गवर्नमेंटल चेंज जो है वो मुतवक्की है। अब इंडिया की डिस्कस है, यूएस का तो अभी चल रहा है मामला, वो तो हमने दुनिया की आबादी के हिसाब से जो पूरी दुनिया में 7 बड़े तरीन मुल्क हैं, उनमें से 3 के इलेक्शन 2024 में, तो 2024 जो है वो जीत गया उस लिहाज से, इलेक्शंस के लिहाज से। अच्छा, इंडिया के इलेक्शंस की आज के दिन जो हैं वो ख़त्म हुए हैं। उनके इलेक्शंस एक मेरे ख्याल में दुनिया में किसी मुल्क में इस तरह से नहीं होते, क्योंकि आबादी को मद्देनज़र रखते हुए वो कई फेज 7 फेजेज़ में वो इलेक्शंस कंडक्ट किए गए, जिसका आखिरी फेज़ जो है आज के दिन जो है ख़त्म हुआ। अब इनकी काउंटिंग होगी। अब इनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो 4 तारीख से लेके एंड 10 तारीख तक तमाम रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। इनकी काउंटिंग जो है वो ज़रा हमारे उससे डिफरेंट होती है, क्योंकि ये ईवीएम सिस्टम यहाँ पे लगे हुए हैं और पिछले में भी थे, इसमें भी हैं। और अब पता ये चल रहा है एग्ज़िट पोल्स से, अब ये इंडियन मीडिया की बात हो रही है कि वो कह रहे हैं कि जी जो बीजेपी है और मोदी साहब हैं वो फिर से आ रहे हैं। मसला सिर्फ ये है कि जो हमने कुछ डिस्कशंस की, उन डिस्कशन से ये नतीजा निकला कि ऐसा शायद नहीं है कि एक क्लियर मेजॉरिटी या एक क्लियर विन, सिंपल मेजॉरिटी जो है मतलब तितर बितर करके बाकी सब को मोदी साहब उभरते हुए नज़र आ रहे हैं और आगे निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है। कई जगहों में उनको हमने देखा है कि उन्होंने लॉस लिया, पंजाब ख़ास तौर पे और मुख्तलिफ इलाके, असम और सादी बात ये है कि जो क्लियर सिंपल मेजॉरिटी वाली बात है, अगर वो ना हुई तो वो काफ़ी डेट्रीमेंटल है मोदी साहब के मैसेज से। क्योंकि मोदी साहब जो हैं वो अब एक और टेंजेंट पे हैं जिसमें वो थोड़ा सा उनको गॉड कॉम्प्लेक्स भी एक हमें नज़र आता है। वो ये क्लेम भी करते हैं जी कि मैं बस आ गया हूँ और मैंने सब कुछ ठीक कर देना और मैंने ये कर देना, मैंने वो कर देना। वो बात इतनी जगह बिल्कुल दुरुस्त होगी। और आया ये भी नहीं हम डिसरिगार्ड कर सकते कि इंडिया हैज़ ग्रोन अंडर हिज लीडरशिप, बट मसले मसाइल भी बहुत हैं। हमने देखा है कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़, अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो जुल्म किए गए वो भी हमने मॉनिटर के उनके ऊपर बात की। कश्मीर का इशू, उसके ऊपर जो इस बीजेपी का स्टांस है उससे कोई भी इत्तेफाक नहीं कर सकता, पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं करता। एंड अगर वो आएंगे फॉर अ थर्ड टर्म तो फिर वो और क्या इस किस्म की चीज़ें करेंगे ये आगे वक्त बताएगा। बट अभी तक एग्जिट पोल्स के मुताबिक वो सिर्फ जीते हुए हैं, उसके अलावा जो ग्राउंड रियलिटी है वो शायद बहुत डिफरेंट हो इससे। देखिए 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा जी। कम से कम प्राइम मिनिस्टर की हद तक है वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, और आज मेरे ख्याल में पहली तो हो गई है। सो 3 दिन और इंतज़ार कर लेते हैं। एग्जिट पोल्स के ऊपर हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। बाकी ये है कि वहाँ पे मतलब जो लोग ये बात कर रहे हैं कि सिंपल मेजॉरिटी जो कि मेरे ख्याल में 305-10 से बनती है सीटों से, अगर वो उनके पास नहीं भी आती तो भी कुछ 270-75 तो वो लोग भी दे रहे हैं जो कि ये नहीं मानते कि सिंपल मेजॉरिटी आ रही है। सो बहरहाल बहुत जो मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो शायद बीजेपी ही है। जहाँ तक बात है कि अगर सिंपल मेजॉरिटी ना आई तो क्या मसाइल होंगे, आई डोंट नो रियली। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में लेटली ये बहुत बड़ा मसला बन गया है, और ये भी बना इस तरह है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये क्लेम करना शुरू कर दिया है। PMLN ख़ास तौर पे वो कहती है कि जी हमें अगर आप सिंपल मेजॉरिटी नहीं दोगे तो आपने हमारे किसी भी मंशूर पे लिखी हुई चीज़ को सियासी नारे से ऊपर समझना ही नहीं है। मतलब ये मैं और आप कोई तजियाकार के तौर पे नहीं कह रहे, ये उनके राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि जी हमारा कोई वादा नहीं क्योंकि आपने सिंपल मेजॉरिटी नहीं दी। बट मेरा नहीं ख्याल कि बाकी दुनिया में ऐसे होता है। सो बाकी दुनिया में जो है कोलिशंस बड़ी अच्छी तरह काम करती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अब जिस तरह से आपने कहा कि वहाँ पर इकॉनमी जितनी ग्रो हुई
उस हिसाब से ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हुआ। वहाँ पे अभी भी गुर्बत बहुत है, वहाँ पे अभी भी पुलिस के मसाइल हैं, अदलिया के मसाइल लोअर कोर्ट्स की हद तक तो हैं। सो लेकिन हैविंग सेड दिस, बाय ऑल प्रोजेक्शंस, एंड आई मीन ऑल प्रोजेक्शंस, 2050 में इंडिया जो है वो अमेरिका से ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी होगी। सो अगर अमेरिका को सरपास करने जा रहा है इंडिया, तो इंडिया जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल, इकोनॉमिकली पावरफुल मुल्क होगा। सो उसकी बड़ी से होगी पूरी इस खित्ते में भी और पूरी दुनिया में भी। सो वी विश देम द बेस्ट, जो उनके लिए और इस खित्ते के लिए बेहतर है। मे दैट पर्सन दैट पार्टी विन। और हमें उनसे सीखने की ये ज़रूरत है कि आपने जिस तरह से बताया कि वहाँ पे 3 महीने इलेक्शन चलते हैं और बहुत ज़्यादा शोर, मतलब जाहिर है अब इलेक्शन से अगले दिन मतलब जब भी असेंबली फॉर्म होती है तो कुछ हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं धांधली की, लेकिन वो ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं करती। मतलब अनलाइक पाकिस्तान के 3.5 साल तक मसला ये चलता रहता है कि जी जो इस वक्त हुकूमत बैठी हुई है वो डिज़र्विंग पार्टी ही नहीं है। सो हमें ये चीज़ सीखने की उनसे ज़रूरत है। और मैं तो बड़ा मतलब बहुत होपफुल हूँ कि अगर चाइना दुनिया की सबसे बड़ी पावर बनने जा रहा है, अगर इंडिया दुनिया की दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी पावर बनना चाह रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम भी कॉन्सिक्वेंटली तरक्की करेंगे। उसकी वजह ये है कि ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक रीजन में बैठे हो और उसमें कोई एक बहुत ऊपर चला जाए और एक बहुत ही पस्ती में चला जाए। इसका मतलब है पूरा रीजन ग्रो करेगा। हाँ सर, बिल्कुल यही हम देखना चाहते हैं कि ग्रो करे। और आपने इलेक्शंस का जिक्र किया तो मैंने ये भी कहा कि इधर ईवीएम सिस्टम चलता है, हम वो भी नहीं कर पाए। उसको भी एक शुरुआत की गई थी, उसके अंदर कई नुक्ते जो उसके बनाए गए थे उसमें से कई इतराज़ वाले थे। करते कराते उन्होंने प्लान ही ख़त्म कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा ये हो ही नहीं सकता। और ये अब देखें ना, अब फ़र्ज़ करें हम आगे एक नई गवर्नमेंट के अंदर, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि हम इस एलिमेंट को ही कॉन्वर्सेशन से बाहर क्यों नहीं करते धांधली वाले को। उस पर फिर बड़ी होती है जी नहीं जी ईवीएम मशीन में तो ज़्यादा होगा ये मसला। क्यों होगा? दुनिया भर में ये मशीन जो है ये यूज़ होती है, तमाम बड़े बड़े इलेक्शंस में यूज़ होती है। आप उनसे समझ के, उनसे सीख के, मैं ये नहीं कह रहा नेसेसरली इंडिया ही हो, और बड़े मुल्क हैं, आप उनसे समझ के इस टेक्नोलॉजी को परफेक्ट भी कर सकते हैं और बड़ा कुछ हो सकता है। और ये आने वाले इलेक्शंस के अंदर एक जिद्दत आनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर भी। और देखें हमारा तो एक दिन का सारा मामला होता है, ये 3 महीने तक चलता है इनका मामला। सो ये भी काफ़ी चीज़ है कि एक रिलेटिवली अमन व अमान से तरीके से एक इलेक्शन कराए गए 3 महीने के ऊपर उनके, और पिछली दफ़ा भी ऐसे ही हुए थे। और आपकी बात पर बिल्कुल ठीक है कि उसके बाद ऐसा नारा बुलंद नहीं होता धांधली धुंधली का वहाँ पे। और वहाँ पे पिछले साल तो मुझे याद है किसी ने कहा ही नहीं कि हुई है। दूसरी एक और चीज़ ये है कि जिस तरह से आपने कहा ना कि जी ईवीएम अगर लगेगी तो धांधली लाजमी एक तासुर है कि होगी, यकीनन चाहे हो भी। बात ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप वक्त गुजरेगा उसमें से वो फ़िल्टर होती जाएंगी ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से धांधली मुमकिन है। मतलब आप ये देखें ना कि अगर हम 2008 के बाद से आज तक 2024 कितने साल हुए हैं, अगर हमने 3-4 इलेक्शंस बर वक्त करवा लिए हैं, तो अब 2024 में क्या हुआ है कि हमसे फॉर्म 45 पे नहीं डील किया गया, हमें फॉर्म 47 पे आना पड़ा बड़े भोंडे तरीके से। और अब अगले इलेक्शंस में ये मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। सो अगर हम ईवीएम्स इंस्टॉल कर लेते हैं, पूरी दुनिया के साथ चलते हैं, तो उसमें फिर जितनी मर्जी ख़राबी इनिशियली पैदा हो जाए इवेंचुअली उसने ठीक हो जाना है। फिर इसमें हमारे यहाँ पे जो बहुत सारे मसले थे ईवीएम को लेके, उसमें से एक ये भी था कि बाहर वालों को वोटिंग का हक देना है कि नहीं देना। अगर हम देते हैं तो वहाँ पर एक जो न्यूयॉर्क में बंदा वोट करने आएगा, वो उसका जो वोट है वो एक ही मशीन वो किस तरह से फैक्टर इन करेगी कि उनके लिए एक अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी, या एक समनाबाद के रिहायशी का वहाँ पे जब वो वोट डालेगा तो समनाबाद में वोट डालेगा और डिफेंस के रिहायशी का डिफेंस में वोट डालेगा, ये कैसे होगा? इसमें बहुत सारे सवाल थे। बात ये है कि इंडिया का तो बड़ा सादा सिस्टम है, आप 2 नेशनैलिटीज़ ही नहीं रख सकते। अगर आपने वोट देना है तो आप इंडियन हो गए तो वोट दे सकते हो। सो एक इसका तो सादा हल सामने पड़ा हुआ है। ये जो मसला है कि जी हमारे ब्यूरोक्रेट ने बाहर की नेशनैलिटी ले ली है, पता कराओ, इन्वेस्टिगेशन करो, वो जी मिनिस्टर बन गया है, उसने डिक्लेयर ही नहीं किया कि वो जी बाहर का नेशनल, भैया आप पाबंदी लगा दो कि बाहर का नेशनल यहाँ पे पॉलिटिक्स में या सिविल सर्विसेज में या मिलिट्री में या सरकारी किसी भी चीज़ में वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। से बहुत रोला डालने लगे, बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन सर आप बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ का हल है।
अगर आप देख के इंस्पायर हो के उस पर यहाँ इंटरनली बहस करके नतीजे पे पहुँच के इम्प्लीमेंट कर दें तो हर चीज़ का हल निकल आ सकता है। बहरहाल सर ये तरीबा हम फिर मजीद इसको ऑब्वियसली जब रिजल्ट्स आ जाएंगे, ये 4 तारीख को खास तौर पर उसको डिस्कस करेंगे इनको आगे चलते सर। सो ये हालांकि खबर ज़रा पुरानी है लेकिन इस पर डिस्कशन ज़रूरी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट की जानब से एक ख़त भेजा गया ये पिछले हफ्ते जो गुजरा हमारा, जो जेन मैरियट है इसकी यूके हाई कमिश्नर इस वक्त पाकिस्तान में, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस पे इन्होंने कुछ गुफ्तगू की, वहाँ पे जो लोग थे मौजूद ज़ाहिर है, और उन्होंने उसके दो बातें जो है वो बड़ी काफ़ी हाईलाइट हुई। एक तो उन्होंने कहा जी कि बड़ी सोशल इंक्लूजन होनी चाहिए, एक डेमोक्रेटिक निज़ाम के अंदर सोशल इंक्लूजन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने थोड़ी सी तनकीद की फिर कि जी ये जो बानी पीटीआई और जो ये पीटीआई का बल्ला निशान ये वो सारा जो है वो सारे केस के ऊपर उन्होंने थोड़ी सी तनकीद की। ये हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पेन कर दिया एक लेटर उनको, वहाँ पे जो उनकी ख़ुद उनकी अदलिया की जो आला अफसरान हैं, जिसमें उनके आई थिंक लेडी चीफ जस्टिस भी उसके अंदर है और दीगर जो लोग उनको भी भेजा कि जी ज़रा इसको मद्देनज़र रखें कि वो केस फलाना था, उसके अंदर ये कुछ था, उसमें ज़रा इज़राइल का भी जिक्र किया और ज़्यादा उसमें इस बात का जिक्र किया कि अगर तो आपने हमें बैठ के हमारे ही मुल्क के अंदर खड़े होकर लेक्चर देना है इस चीज़ के ऊपर कि जी सोशल इंक्लूजन क्या होती है और जमहूरियत क्या होती है, तो जब आप यहाँ आए थे और जब आपने यह सारा कुछ किया था और तो उसका क्या किया जाए, उसको भी आप हिस्ट्री पर देखी जाए तो मुकम्मल तौर पे देखी जाए, वो सिर्फ आइसोलेटेड तौर पे ना देखी जाए जो अभी 2 साल पहले, वो मुकम्मल तौर पे देखी जाए कि आपने क्या किया था। इस पर मैं हमेशा हवाला देता हूँ जब ये इसकी कॉन्वर्सेशन होती है कि हमारी नेशनल डिबेट का ये हिस्सा नहीं है ये बात कि जो ब्रिटिश जो करके गए थे यहाँ पे उसकी रेपरेशंस जो हैं वो पाकिस्तान को मिलनी चाहिए और इंडिया को भी मिलनी चाहिए। इंडिया तो इस डिबेट को छेड़ता है, बल्कि उनके एक बड़े प्रोमिनेंट वहाँ पे इंटेलेक्चुअल हैं और सियासतदान भी रह चुके हैं शशि थरूर के नाम से, जो दुनिया के अंदर ऑक्सफोर्ड प्रेस से लेके कई यूनिवर्सिटियाँ, कई बड़े बड़े नामवर इंटरनेशनल मीडिया ग्रुप्स और चैनल्स और किधर किधर इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं। बड़ा अबूर है उनका इस मौजू पे और वो हमेशा इस चीज़ का जिक्र करते हैं। हमारे यहाँ तो ये इत्तफाकन एक हादसाती एक चीज़ हो गई कि उनकी हाई कमिश्नर ने कुछ कह दिया तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये बात हो गई। अच्छा, इसमें आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे ये बात भी अजीब लगी। एक तो जेन मैरियट के बयानात जो थे वो तो अजीब नौयत के थे ही थे, उनको नहीं करना बनता। किसी भी हाई कमिश्नर को ये इख्तियार ही हासिल नहीं है कि वो यहाँ ये डिप्लोमेटिक एक मिशन के ऊपर वो डिप्लोमेसी करें यहाँ के, उनका हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर दखल अंदाजी करना और उस पर बयानबाजी करने का कोई जवाज़ ही नहीं। ऑन दी अदर हैंड मेरा अपना ख्याल है कि इसका जवाब जो दिया है वो ज़रूर देना चाहिए जवाब, ये एक लेकिन एक सफारती निज़ाम के अंदर इसका जवाब देना चाहिए था। ये काम फ़ॉरेन ऑफिस का था, ये काम मेरे नज़दीक सुप्रीम कोर्ट का था ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर लिख के कुछ कहे, क्योंकि हमेशा ही होता है सर कि कोई किसी किस्म का मसले मसाइल हो ना और आपको कोई इल्ज़ाम लगा दे ऊपर, अगर आप फौरी तौर पर उसका जवाब दे दें तो फिर वो भी आपके थोड़े हद तक खिलाफ जाती है बात कि जी आप इतने क्यों इनसेंसिटिव हो रहे हैं इस मामले के ऊपर। फॉरेन ऑफिस का ही काम ही है, मतलब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेन ऑफिस को थोड़ा काम बचा लिया और ये ख़त उन्होंने खुद से भेज दिया। देखिए, जो पहले आपकी बात थी ना कि इंडिया ये जिक्र अक्सर छेड़ता रहता है, पाकिस्तान इस पर बात नहीं करता, अभी चीफ जस्टिस साहब ने कर दी है, उसकी तो बहुत बुनियादी वजह है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि यहाँ पे लोगों को, हमें, मुझे, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि गोरे ने आके हमें ग़ुलाम बना के हमारे साथ किया क्या। हम उनसे हैं बहुत मरूब और हमें क्यों अंदाज़ा होगा, हम तब ज़ाहिर है हम तो अब पैदा हुए हैं। हमारी जो किताबें हैं, हमारी आप पाक स्टडीज़ की किताब निकालें तो अनलाइक इंडिया जहाँ पे उनको किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि हमने गोरे से आज़ादी ली, हमें पाकिस्तान में ये पढ़ाया जाता है कि हमने इंडिया में हमने हिंदुओं से आज़ादी ले ली। गोरे का तो जिक्र ही नहीं आता। हम तो गोरे के थैंकफुल हैं कि वो अलग मुल्क बना के दे गए। सो हमारे तो उसमें ग़ुलामी का तज़किरा ही बहुत कम है, मतलब शायद है ही नहीं, अगर है तो बहुत कम है। तो हम तो उसको समझते ही नहीं। हमने तो हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया हुआ है अपनी लाइकिंग। हम ज़्यादा कहते हैं बॉर्डर ठीक नहीं बना था। बिल्कुल। सो ये बुनियादी मसला है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जी ये अगेन उनके जो पॉइंट्स थे वो बड़े पर्टिनेंट थे जो कि चीफ जस्टिस साहब ने पेन किए हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस, बात ये है कि तनकीद तो पाकिस्तान में भी बहुत हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि ठीक हो रही है, गलत हो रही होगी, आवाज़ें तो उठती हैं। जिस तरह से इन्होंने एम्बेसडर साहिबा ने फरमाया है, उसी तरह यहाँ पे बहुत सारे सहाफ़ी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। उनको जवाब देना मुनासिब नहीं समझा चीफ जस्टिस ने। अगेन, हम कोई भी नहीं होते किसी को कहने वाले कि आपने इसको क्यों जवाब दिया या इसको दो या इसको ना दो।
मतलब चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बहरहाल एक मतलब शहरी हैं इस मुल्क के। उनका अगर दिल करता है किसी चीज़ को एड्रेस करने का तो वो करेंगे, उनका नहीं करता तो नहीं करेंगे। लेकिन एक ये जो तासुर जाता है ना कि जी क्योंकि बाहर से बात हुई है तो उन्होंने उसको एड्रेस करना जो है वो समझा ज़रूरी, और अगर यहाँ पे कोई तनकीद होती है तो वो उसको एड्रेस करना अपने शायान शान ही नहीं समझते। ये तासुर गया है। सो ये तासुर कोई बहुत अच्छा नहीं है। पीछे बात हो गई कि जी ये एम्बेसडर यूके की कौन होती हैं इस तरह की बात करने वाली। अच्छा देखें, करना तो नहीं चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये है कि वो कर तो सकते हैं, और वो कर इसलिए सकते हैं क्योंकि मतलब बरतानिया के बहुत बड़े बड़े इदारे हैं जो कि सरकारी इदारे हैं जो कि एड देते हैं पाकिस्तान को। सो सरकारी इदारे का मतलब ये है कि वो जो टैक्स कलेक्ट करते हैं अपने लोगों का, उस टैक्स कलेक्शन में से वो सारा पैसा अपने लोगों पे लगाने के बजाय जहाँ से वो टैक्स कलेक्ट हुआ है वो कुछ पाकिस्तान जैसे मुल्कों में भी भेजते हैं। सो उनके मुल्कों में ये अक्सर उनकी जो अवाम है ये सवाल करते हैं कि जी आपने ऐसे किसी मुल्क को पैसे क्यों भेज दिए हमारे, जो कि जमहूरी सारी प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं कर रहा। सो वो इस किस्म की तनकीद कर तो सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि ना माजी उनका ऐसा है कि जो बिल्कुल बेदाग हो। और आज की अगर हम बात करें तो जिस तरह से गाज़ा वाली ट्रेजेडी चल रही है और जिस तरह से उस पर वेस्ट सपोर्ट कर रहा है इसराइल को, तो उसमें आज भी वो बेदाग नहीं है, आज भी दागदार हैं। तो मतलब अगर तो उनका अपना मॉरल कंपस बिल्कुल ठीक होता, उनका अपना रवैया पूरी दुनिया को लेकर एक जैसा होता, तो फिर तो हम और ज़्यादा शौक़ से उनकी तनकीद सुनते हैं। लेकिन क्योंकि वो वहाँ पे इस नहीं करते या करती हैं और यहाँ पे करते हैं, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बात सर प्रॉब्लमेटिक है। नंबर 1। नंबर 2 जो ये ना कि वो बात कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं, अमेरिका से ज़्यादा कोई बात नहीं कर सकता। जितना हमारा एड रिलायंस अमेरिका की तरफ है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपने देखा होगा जब भी पाकिस्तान के मौजू पे उनका स्टेट डिपार्टमेंट या उनकी जो वो एक प्रेस के साथ जो होती है, प्रेस अफसर की उनकी मुलाकात, उसमें पाकिस्तान का जिक्र होता है, तो वो बड़ा अवॉइड करते हैं उसके ऊपर कोई एक स्ट्रेट रिमार्क देने के लिए। वो उसको बड़ा वेग रखते हैं, उसको बड़ा वो रखते हैं कि जी उनके अंदरूनी मामलात हैं, हम खुद ही देखेंगे। वो असल में डिप्लोमेसी में कोई दोस्ती यारी तो होती नहीं है। डिप्लोमेसी तो एक तरीक़ेकार है दो मुल्कों का आपस में बस सफारत करने का। तो उसके अंदर अमेरिका का एक पोजीशन ये है कि यार, और सब ये हम नहीं, सिर्फ हम ख़ास नहीं है, पाकिस्तान तमाम ममालिक के ऊपर जब वो गुफ्तगू करते हैं, जो उनकी उस मुल्क के साथ पॉलिसी होती है ना, उससे वो हटते नहीं है। फिर जब पाकिस्तान की उनकी पॉलिसी है कि यार हमने डिस्कशन इस हद तक रखनी है कि हम उनको इंटरनल मामलात अपने खुद हल करने दें और हम उसके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे। ये असल में पहली दफ़ा इस किस्म की चीज़ हुई है कि उन्होंने किया भी यहाँ है, तो ये ज़रा अजीब सा था। बहरहाल सर ये तो होगी ये वाली बात, और ये चीज़ें खैर चलती रहती हैं और इनको हम मतलब आइंदा भी होती रहेंगी, तो इनके ऊपर को ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए, मतलब माइंड नहीं करनी चाहिए ज़्यादा बात। खैर माइंड किसी चीज़ को नहीं करना चाहिए। बहरहाल यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर। सी आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट यूके हाई कमिश्नर का, अब जरा चलते हैं जेलम। डाइवर्जन देखिए आपने, क्या बात सीधी सर, जेलम तो जाते रहना चाहिए वैसे भी, कोई शक ही नहीं। तो सर हुआ ये कि वैसे भी दीने से थोड़ा सा ही आगे है, तो इसलिए ज़रूर जाना चाहिए। सर ये है जी जो इनके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर हैं तहसील जेलम के, उन्होंने तमाम जो असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स जो हैं उनको लिखा है कि जी होमवर्क फॉर टीचर्स ड्यूरिंग समर वेकेशन 2024। अच्छा अब ये जो लोगों ने देखा होगा ट्विटर के ऊपर ये एक चीज़ चल रही है और बड़ी इस पर तनकीद हो रही है। इसका जो आखिरी है ना 5 नंबर जो पॉइंट है इसका, उसमें है कि जी हॉलीवुड और बॉलीवुड की कुछ फिल्में जो हैं ना वो आप इस अपनी छुट्टियों में देखें, क्योंकि हमें लगता है कि उसमें आपकी टीचिंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। टीचर्स को कहा है, स्टूडेंट्स का हॉलीडे होमवर्क नहीं है, ये टीचर्स का हॉलीडे होमवर्क है, जिससे स्टूडेंट्स तो बहुत खुश होंगे। अगर आप हमें देते तो हम गवर्नमेंट ने आपको दे दिया, वाह। उन्होंने कुछ किताबें भी की हैं, कुछ वो मैं फिल्मों का जिक्र करना चाहता हूँ। तो इंडिया की हद तक तो उन्होंने कहा है जी कि तारे ज़मीन पर, स्वदेश, ये आई एम कलाम, मतलब इस किस्म की उन्होंने जो फिल्में हैं वो बताई हैं, जो कि मतलब फिल्में आपने मैंने भी देखी हैं, मतलब ब्यूटीफुल माइंड,
रसल क्रो ज़बरदस्त फिल्म, फॉरेस्ट गंप, टॉम हैंक्स ज़बरदस्त है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, बेनेडिक्ट कम्बरबैच उसके ऊपर जो वो साइंटिस्ट है उनका, परसूट ऑफ हैप्पीनेस बहुत अच्छी फिल्म है विल स्मिथ की। बाकी उन्होंने जो आगे जरूर उससे गुड डायनासोर और वॉली से मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन ये एनिमेशन की हद तक ये एक मैसेज देती है कि शायद वो बच्चों को भी क्लास में दिखा सके। उसके बाद गुड विल हंटिंग बहुत अच्छी है, ग्रेट डिबेट, ये सारी अच्छी फिल्में हैं, इनमें कोई मसला नहीं है। अगर किसी ने नहीं देखी हुई टीचर्स में से, उनको देखने से कोई किसी किस्म का इसमें नुकसान नहीं होगा। ये तो हम वैसे ही सजेस्ट करते हैं सब देखें। अच्छा, फिक्रा नंबर 1, 2, 3 और 4 है, मैं उनका कोशिश करूँ खुलासा पेश कर दूँ, ज़्यादा टाइम हमारे पास कम है। वो बेसिकली कोई इतनी बुरी बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है यार अगर आप छुट्टी पे हैं तो थोड़ी सी तवज्जो दें इस चीज़ पे कि बच्चों का जो लेसन प्लान है, बच्चों को जो आपने करिकुलम नेक्स्ट ईयर कैलेंडर जो है उसके ऊपर आप ज़रा वर्किंग करें, कुछ किताबें पढ़ें और उन किताबों में से देखें कौन सी किताब आप आगे देना चाहते हैं बच्चों को। सो ये तो जेलम के अंदर सिर्फ क्यों हो रहा है, ये चीज़ जो है ये तो तमाम उस्तादज़ा जो हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से देनी चाहिए कि यार हम आपको लोगों से 4-10 लोगों से बात करके वो आया प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं या वो दानिश्वर लोग हैं या वो एजुकेशन के फील्ड से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ये रिकमेंडेशंस दिए तो आपको पास ऑन करें, कोई बड़ी बात नहीं। ये बहुत ही अच्छी बात थी। और उसके अलावा ये जो आपने फिल्मों के नाम लिए हैं ना, उसमें से कम 4-5 फिल्में तो ऐसी हैं जिसमें टीचर्स ऐसे स्टूडेंट के साथ डील कर रहे हैं जिनका कोई लर्निंग हैंडीकैप है। सो आप बेसिकली टीचर्स को जब इस तरह की फिल्में दिखाओगे तो वो ये सीखेंगे कि यार एक आम स्टूडेंट तो हमें पता है, मुझे भी आपको भी पता है कि इसको कैसे डील करना है। एक बच्चा अगर थोड़ा कुछ स्पेशल है, कोई थोड़ा हैंडीकैप्ड है, उसको कैसे आपने सबके साथ मिल के चलाना है, ये उससे वो कुछ सीखेंगे। इस पे जो बहुत ही अफसोसनाक बात हुई है वो ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर जेलम जो है उन्होंने इसका नोटिस ले लिया और उन्होंने इसको नल एंड वॉइड करार दे दिया। उन्होंने कहा जी कि ऐसा हम ये डायरेक्टिव जहाँ से भी इशू हुआ था हम इसको वापस ले रहे हैं, आपने ये नहीं करना। सो अगेन आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी ऊपर के लेवल पे एकदम से तशवीश लाहक हो गई होगी कि यार किसी को फिल्में देखने का कह दिया, इससे भी कोई एजुकेशन हो सकती है, इससे तो मुआशरा ख़राब हो जाएगा, बेरार रवि का शिकार हो जाएगा। मतलब मैं अब क्या कहूँ, मेरे पास वो अल्फाज साफ़ सुथरे जहन में नहीं आ रहे कि अब दुनिया का मतलब गूगल जो है वो 2nd नंबर पे सबसे बड़ा सर्च इंजन हो गया है, नंबर 1 पे यूट्यूब चला गया है। सो लोग जब सर्च करते हैं तो यूट्यूब पे करते हैं। उसकी वजह ये है कि उनको होता है कि यार एक चीज़ टेक्स्ट फॉर्म में आएगी, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ना लिखना जानते, एक चीज़ वीडियो फॉर्म में आ जाएगी तो वो देख के सीख लेंगे। आपके यहाँ पर जितने कार मैकेनिक्स हैं वो यूट्यूब से सीखते हैं, आपके यहाँ पे जितने मतलब काम करने वाले हैंडीमैन हैं, आपके यहाँ पर फैक्ट्री वर्कर्स हैं, आपके यहाँ पर मतलब असेंबली लाइंस हैं, सब कुछ यूट्यूब से चल रहा है। सो वीडियो से बेहतर क्या चीज़ हो सकती है सीखने के लिए। और फिल्म ख़ास तौर पे बनी ही ऐसी फिल्में जो एजुकेशन के ऊपर बनी हुई हैं, अगर वो दिखाई जा रही थी तो ये तो बहुत अच्छी बात थी, आपने उसको कैंसिल कर दिया। समझ नहीं आई नंबर 1 क्यों किसी ब्यूरोक्रेट को इससे एतराज़ हो, क्यों किसी को भी इससे एतराज़ होगा नहीं। अब वो मेरे ख्याल में ये कि उन्होंने जो लिखा है ना उसके ऊपर जो होमवर्क फॉर टीचर्स, शायद क्योंकि टीचर भी बड़ा होमवर्क करते हैं, टीचर तो होमवर्क असाइन करते हैं, और यार इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उसकी हेडिंग टाइटल क्या था, उसका सब्जेक्ट क्या था, आप उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें से कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। और इसमें कोई ऐसी फिल्म है ही नहीं जिस पे आप एतराज़ कर सकेंगे यार ये तो बड़ी इसके अंदर पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन सा इनकलाब आ जाएगा ये फिल्में देख के टीचिंग के अंदर के, जी वो पढ़ाना छोड़ देंगे, वो अमरीका चले जाएंगे पता नहीं क्या हो सके। सो सर ये बातें ये नहीं समझ आई, ये अच्छा था। बल्कि मैं तो आपने यूट्यूब वाली बात की, मैं इससे इतना ज़्यादा अग्री करता हूँ कि इस वक्त दौर है विजुअल कम्युनिकेशन का हर तरह से। आप देखें, आप जो फ़ोन कॉल्स हैं वो कम हो गई हैं, आप वो तो टेक्स्ट बेस्ड कर दिए हैं, लेकिन आप देखें अब आप ऑडियो विजुअल के ऊपर लोग जा रहे हैं, लोग व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स करते हैं ज़्यादा। यार बात तो अगले को कन्वे हो, अगले को इमोशन तो कन्वे हो। सर बहरहाल ये सुन के अफसोस हुआ, मैं तो बड़ी मुस्बत तौर पे लाया था खबर, आपने उसको मनफी कर दी। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में अब जो भी असिस्टेंट कमिश्नर जेलम से ऊपर का अफसर हैं उनको इस पे नोटिस लेना चाहिए और उनको असिस्टेंट कमिश्नर के नोटिफिकेशन को नल एंड वॉइड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, इसको हम देखते रहेंगे, फॉलो करेंगे। आई होप आपकी बात हमारी बात कुछ सुन ले। नाज़रीन, आज के लिए वक्त खत्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।